प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल और व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में ना बदले। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं से सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। कि गांव गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे अंग्रेजी की वजह से पीछे न रह जाएं। सबको मकान, सबको बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सबको साफ पानी, किसानों के लिए सम्मान निधि, ये प्रयास आज गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी के सपनों को ताकत दे रहे हैं। सदन में तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 4 सदस्य मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन से 4 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया और इस संबंध में सदन में प्रस्ताव रखा। राज्यसभा में भी महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने अवरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। अवरोध के बीच पीठासीन उपाध्यक्ष सस्मित पात्रा ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू कराई। बीजेपी के जीवीएल नरसिंह राव, डॉक्टर सिकंदर कुमार, अजय प्रताप सिंह, बृजलाल, तमिल मनीला, कांग्रेस एमकेजी के वासन और मनोनीत सदस्य महेश जेठमलानी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। पीठासीन उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि विधेयक पर सदन में हुई चर्चा पर विदेश मंत्री का जवाब मंगलवार यानी कि आज होगा। विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के बीच सोमवार को राज्यसभा में प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा ने राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में भी बदलाव किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज फिर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में अपना बयान दर्ज कराने दोपहर के वक्त ईडी के समक्ष पेश होंगी। एजेंसी ने शुरुआत में उन्हें सोमवार को तलब किया था, बाद में इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर कोई भी गलत काम करने का दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा स्कूल सेवा आयोग एसएससी घोटाले में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये बयान दिया है। 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन कराने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। इसमें 3 केरल में और 1 दिल्ली में दर्ज किया गया है। वहीं तेलंगाना में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस बीच केंद्र ने मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने की और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मौजूदा मंकी पॉक्स महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन 168 दिन यानी कि 5.5 महीने बाद दैनिक संक्रमण दर 7% को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 16,866 मामले मिले और 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 मामले अकेले केरल से हैं। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 7.03% हो गई है और साप्ताहिक संक्रमण दर 4.49% दर्ज की गई। सक्रिय मामलों में गिरावट हुई है और इसकी संख्या जो है वो 1,50,877 पर आ गई है।
जो कि कुल मामलों का 0.34% है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की याचिका में चुनाव आयोग को भी एक पक्ष बनाने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगी गई है। पिछले हफ्ते जब शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में दी गई मान्यता का हवाला देते हुए शिवसेना का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी, तब उद्धव ठाकरे समूह ने आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर किया था। देश में अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के लिए आज से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। इसमें कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इस नीलामी से सरकार को करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस नीलामी में कुल 4 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और अडानी समूह की अडानी डाटा नेटवर्क्स लिमिटेड शामिल है। सरकार का यह दावा है कि अगस्त के अंत तक देश में 5G सेवा शुरू हो सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से पहली बार तिरंगा बाइकर्स रैली को हरी झंडी दिखाकर करगिल के लिए रवाना किया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा ने इस रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली का समापन आज द्रास के युद्ध स्मारक पर होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई अधिकारी की हत्या के मामले में सोमवार को 13 आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने 1 सितंबर 2021 को इस मामले की जांच संभाली थी। शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंजूर करने संबंधी सुनवाई यहां की एक अदालत में सोमवार को नहीं हो सकी। हालांकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका को मंजूर कर लिया और निचली अदालत को वाद से जुड़े दस्तावेज सौंपने को कहा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। कलकत्ता की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी मानी जा रही अर्पिता मुखर्जी को 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। दोनों को स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने चटर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। गुजरात में बोटाद जिले के रोजिंग गांव में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य बीमार पड़ गए, जिन्हें उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीजों की हालत गंभीर है और 3 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए फिलहाल हिरासत में लिया है। गुजरात में लगभग 1000 गाय भैंसों की मौत के बीच मवेशियों में ढीलेदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिसीज के प्रसार की बारीकी से निगरानी कर रहा है। इस बीमारी से राज्य में कुल 999 मवेशियों खासकर गाय और भैंस की मौत हुई है। ढीलेदार त्वचा एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जूं और ततैया द्वारा मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलती है। केंद्र सरकार इसकी निगरानी कर रही है। दिल्ली में सोमवार को 463 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। संक्रमण दर 8.18% तक पहुंच गई, जो कि एक महीने में सबसे अधिक है। यह लगातार तीसरा दिन है जब शहर में पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की भी आशंका है। ऐसे में लोगों से एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। लोगों को प्रदेश के मैदानी और उच्च पर्वतीय इलाकों में 25 से 29 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश हुई, जिससे जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है
भारी बारिश के बाद नर्मदा, पार्वती, बेतवा और अन्य नदियों पर बनाए गए 14 बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के भी अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं, वहीं कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले दिन भारत करीब 20 देशों के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा में शामिल हुआ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जेपी सिंह ने किया। जेपी सिंह अफगानिस्तान के लिए विदेश मंत्रालय के पॉइंट पर्सन हैं। इस बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिरता, सुरक्षा, संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विश्व समुदाय के दृष्टिकोण के लिए उपाय तलाशना है। इधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में लीबिया में आतंकवादी गतिविधियों पर फिर से शुरू होने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी आर रविंद्र ने कहा कि हम लीबिया में आतंकवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान पर चिंतित हैं और हम ये दोहराते हैं कि आतंकवादी समूहों और संबद्ध संस्थाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदारों के बीच सोमवार की रात पहली बार टेलीविजन में आमने सामने बहस हुई। बहस के दौरान दोनों चीन और चरित्र को लेकर जमकर भिड़ गए। आपको बता दें कि ताजा सर्वे में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रेस में लिज ट्रस से थोड़ा पीछे चल रहे हैं और इस बहस के जरिए वो लिज को पीछे छोड़ना चाहते हैं। कुवैती अमीर ने अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी। भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस को सम्मानित किया गया। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच ने जनरल नरवणे और मैटिस को सार्वजनिक सेवा सम्मान प्रदान किया। कनाडा में पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च के आवासीय विद्यालयों में बच्चों के साथ यौन दुराचार सहित कई तरह के अत्याचारों के लिए सोमवार को माफी मांगी। पोप ने स्थानीय लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि अत्याचार की यह घटना एक विनाशकारी नीति का नतीजा थी। वो रविवार को अल्बर्टा प्रांत के एडमॉन्टन पहुंचे थे। यहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मैरी में साइमन ने उनका स्वागत किया। रूस यूक्रेन युद्ध 6ठे माह में पहुंच चुका है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सेना के 50 गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिए हैं। उसने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका से मिले हिमारस रॉकेट प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए की गई। अमेरिका ने जून माह में यूक्रेन को यह हथियार दिए थे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। इस फायरिंग में 2 भारतीय मूल के लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि अभी भी इस घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 8 से 17 जुलाई तक हैती गिरोह की हिंसा में कम से कम 471 लोग प्रभावित हुए हैं। इस आंकड़े में मृत, घायल और लापता लोगों की संख्या शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक महिलाओं और लड़कियों के साथ साथ गिरोह द्वारा भर्ती किए जा रहे लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा की गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं।